तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद फिलहाल बॉर्डर पर शांति है। सेना ने सुबह ये जानकारी दी कि बीती रात जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कोई भी घटना सामने नहीं आई है। आज शाम को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच खास बातचीत होगी। इससे पहले सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें बताई। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी बड़ी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई और साथ ही साथ एक अहम अपडेट यही है कि एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर पर शाम को बातचीत होगी। बताएं पूरी खबर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी तीनों सेना के अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सबसे बड़ी बात निकल करके ये सामने आई कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था, उन सारे झूठ का पर्दाफाश किया। अब पूरे विजुअल के जरिए उन्हें दिखाए कहाँ कहाँ हमने पाकिस्तान में हमला किया। दूसरी बात कि उनकी तरफ से जितने भी ड्रोन आ रहे थे वो सारे टर्की के ड्रोन थे, उनको हमने मार गिराया। उनकी तरफ से कई सारे ऐसे रॉकेट चलाए जा रहे थे, मिसाइल चलाई जा रही थी, जिसको हमने मार गिराया। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत है, इसका इन्होंने ठोस प्रमाण यहां पर दिया। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी मैसेजिंग थी वो काफी महत्वपूर्ण थी कि एक तरह से साफ मैसेज था कि यहां पर आपको अब किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आप कोई भी अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करते हैं तो उसको हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए उन्होंने कई सारे ऐसे रामचरितमानस को दोहे भी पढ़े, जिसके जरिए उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि एक खौफ बनाना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के भीतर। और लगातार पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा था पहलगाम घटना के बाद से, तो ये सबक सिखाना ज़रूरी था। और इस मैसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कुछ ही देर बाद दोनों देशों को डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो अपने बातचीत करने वाले हॉटलाइन पे। तो उससे पहले एक तरीके से एक भूमिका तैयार हो गई है कि बातचीत का स्वरूप कैसा रहने वाला है। तो अब बातचीत के बाद क्या निकल कर आता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही लाई है जिसे पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान में ऐसी तबाही मची कि सिर्फ 90 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिका को लगने लगा था कि पाकिस्तान की यह गुस्ताखी उसे बर्बाद कर देगी। इसी युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से संपर्क किया था। लेकिन उस समय पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो भारत का जवाब ज्यादा विध्वंसक और ताकतवर होगा। और इसी बातचीत के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि वहां पर तबाही नजर आने लगी। उसके कई एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से मिनटों में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सरगोधा एयरबेस समेत 10 बड़े एयरबेस तबाह कर दिए। यही नहीं, सरगोधा एयरबेस का तबाह होना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के मुहाने पर था। पाकिस्तान घबराकर अमेरिका के सामने हमले रुकवाने के लिए गुहार लगाने लगा, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से फोन पर बातचीत हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से भी फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने हमले रुकवाने के लिए अमेरिका को मध्यस्थता करने की अपील की। तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिका ने भारत से पलटवार रोकने की अपील की, लेकिन एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी से भी इजाजत नहीं लेगा। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान फायरिंग रोकता है तो भारत भी फायर नहीं करेगा। यानी ये संदेश पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया गया। भारत ने ये भी चेताया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बातचीत की रिक्वेस्ट की। भारत ने 3:30 बजे बातचीत की और पाकिस्तान से फायरिंग न करने का वादा किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग थम गई। इस मामले में अमेरिका की भूमिका मध्यस्थ की नहीं बल्कि मैसेंजर की रही। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना दम दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत को आंख दिखाएगा वो मारा जाएगा। बीजेपी ने कहा कि पहली बार भारत ने किसी न्यूक्लियर देश में हमला किया, पहली बार न्यूक्लियर देश में घुसकर एयरबेस तबाह किए गए।
पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India. जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुस कर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। फोन हमारे DGMO को पाकिस्तान के DGMO का आया था। पाकिस्तान के DGMO ने कहा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्टॉपेज, और चूंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, हम तो शुरू से ही एस्केलेशन के फेवर में नहीं थे। एस्केलेशन नहीं होना चाहिए था, नॉन एस्केलेटरी था। पाकिस्तान के DGMO ने फोन किया। दूसरे देशों का फोन, जहां तक दूसरे देशों का फोन आने का सवाल है, देखिए ऐसी परिस्थितियों में तमाम देश एक दूसरे को फोन करते हैं। सभी देश एक दूसरे को फोन करते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कूल डाउन हो सकता है, इस विषयों पर चर्चा होती है। इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। दोनों देशों के बीच युद्ध रुकने को लेकर विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो मुझे नहीं बताया सीज फायर हुआ है। सीज फायर की खबर तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिली, पूरे देश को डोनाल्ड ट्रंप से मिली। फिर मालूम पड़ा डोनाल्ड ट्रंप से कि कश्मीर में मध्यस्थता भी वही करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं से पूछेंगे, और किसी से क्यों पूछें। अभी तक तो खंडन पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का, किसी भी ट्वीट का कोई खंडन आते हुए आपने देखा सरकार से? नहीं देखा। तो फिर समझदार को इशारा काफी होता है। हमें इशारा हो गया कि साहब वहीं पूछो, अब यहां गुहार मत लगाओ। वहीं गुहार लगा रहे। एक विशेष सत्र बुला करके अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक संदेश देना होगा, क्योंकि वो असहज कर रहा है। आपसे किसने कहा कि आप मसला कश्मीर ले आए? इसमें हमारे अपने समझौते हैं, ऐतिहासिक विरासत है, और सिर्फ इसलिए कि चौधराहट पसंद है तो मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाऊं। मैं समझता हूं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पक्ष विपक्ष में कोई भेद नहीं, सलाह के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि बुला करके मैसेज पूरी दुनिया को जाए। अमेरिका के पापा, बीजेपी वालों के नए पापा वो रुपया देते हैं। हाँ, अभी नए पापा है बीजेपी वालों में, सरकार के तो पापा ने वो रुपया दिया, खुश है ये लोग, और वहाँ पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं। क्या सौदा क्या हो गया है? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने मध्यस्थता के लिए चुना? क्या है? हमारे पास जानकारी है, उससे क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा, किसके ऊपर के जो वहाँ जो केसेस चल रहे हैं ब्राइबरी के, वो पीछे लेने की बात चल रही है, अब पता चलेगा। साथ ही आपको ये भी अपडेट दे दें, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद देश भर के 32 एयरपोर्ट्स पर अब फिर से विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय ने नोटम आदेश वापस लेते हुए ऑपरेशंस को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं एयरलाइंस के ऑपरेशंस को लेकर पूरा अपडेट क्या है? जी, सरकार ने 32 एयरपोर्ट्स को बंद करने का जो आदेश दिया था उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इसमें तमाम बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, भुज, जालंधर, इस तरह के तमाम एयरपोर्ट शामिल हैं। साथ ही जो 25 रूट्स बंद किए गए थे उसे भी तत्काल प्रभाव से ऑपरेशनल किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो तमाम एयरलाइंस हैं उन्होंने भी घोषणा की है कि वो धीरे धीरे अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं ग्रेजुअल तरीके से। जैसे कि इंडिगो ने कहा है कि वो अगले कुछ समय में वो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे इन तमाम एयरपोर्ट से। लेकिन साथ ही इसका जो असर है वो अगले कुछ समय तक रह सकता है डिलेज और डाइवर्जन के रूप में। इंडिगो ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक 22 मई तक जो लोग कैंसिलेशन कराते हैं या रीशेड्यूलिंग कराते हैं तो उन्हें उनका जो फीस वेवर है वो जारी रहेगा। और साथ ही जो बाकी एयरलाइंस है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ये भी धीरे धीरे इस तरह की घोषणा कर सकते हैं। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बात करते हैं बाजार की। सीज फायर, अच्छे ग्लोबल संकेत से आज बाजार जमकर झूम उठा।
निफ्टी में 4 साल की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी 917 पॉइंट चढ़कर 24,925 पर और सेंसेक्स 2,975 पॉइंट चढ़कर 82,430 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से ज्यादा चढ़े तो वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं, आज बाजार का जोर सुपर हाई रहा और जानना चाहेंगे कि कहां तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया। तो डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें बाजार में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आइए देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रैली हमें कहां पे देखने को मिली है और कौन से शेयर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस देखिए करीब करीब 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इन्फोसिस में भी 8% का इजाफा, श्रीराम फाइनेंस 0.8% और ट्रेंट में करीबन हमें 8% की तेजी 7% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में देखिए केवल 2 ही शेयर्स हैं। सबसे पहला नाम आता है इंडसइंड बैंक का, जहां पे 4% तक का हमें प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया और सन फार्मास्यूटिकल 3.5% की गिरावट यहां पे भी देखी गई है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो आरवीएनएल, इसकी एफएनओ जून सीरीज में भी एंट्री हो गई है। करीबन 11.5% के गेन्स यहां पे। एस्कॉर्ट क्यूबोटा 9% और कैन फाइनेंशियल 9% और सुजलॉन में करीबन 8.25% की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में बायोकॉन करीबन 1% की कमजोरी यहां पे। मजगांव में करीब 1, ग्लेन फार्मास्यूटिकल 1.25% और सोलर इंडस्ट्री में भी करीबन 0.25% का हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। आईटी में अच्छे मोमेंटम देखने को मिले और फार्मा में एक प्रेशर रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। साथ ही आपको बता दें, एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला ने मार्केट आउटलुक पर हमसे खास बातचीत की। इस दौरान मधु केला ने कहा कि मौजूदा स्तर से बाजार बेहतर प्रदर्शन दिखाएगा। साथ ही प्राइवेट कैपेक्स में रिवाइवल की उम्मीद है। ओनली थिंग विच इज मिसिंग मैं बोलूंगा वो है प्राइवेट कैपेक्स। तो होपफुली उसमें भी अपने को रिवाइवल दिखना चाहिए। बाजार ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बॉटम अप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है और ये जो भी वॉलेटिलिटी मार्केट्स में होती है कोई भी वजह से, इंडिया में इतना रेजिलियंस दिख गया है कि आपको अगर आपकी कंपनी के होमवर्क किया हुआ है तो ये वॉलेटिलिटी को अपने को यूज करके जो चीज पसंद है अपने को, जहाँ पे रियल रिस्क रिवार्ड अपने फेवरेबल है और जहाँ पे रियल में लेटर से प्राइस घट गए विदाउट ओनली फॉर सेंटिमेंटल रीजन, वहां पे लेने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोई स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनी रादर देन जेनरिक आईटी सर्विसेज कंपनी, जहां पे ग्रोथ नॉर्मल आईटी कंपनी से काफी हायर हो सकती है ना, हमारा ध्यान वहां पे है। वहां पे काफी सारी अच्छी कंपनियां हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। फिलहाल 90 दिनों के लिए अमेरिका ने टैरिफ 145% से घटाकर 30% किया है। वहीं चीन भी टैरिफ घटाकर 10% करेगा। तो इस ट्रेड डील की पूरी अपडेट अब लेते हैं हमारे सहयोगी हॉर्माज फटाकिया से। तो बताएं हॉर्माज, अमेरिका और चीन के बीच जो ये ट्रेड डील हुई है इसके क्या मायने हैं, पूरी डिटेल्स क्या हैं? काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें चल रही थी और आज दोपहर को यूएस और चीन के बीच में एक प्रिलिमिनरी समझौता आप कह सकते हैं टैरिफ्स को लेकर उसकी घोषणा की गई और 8 और 9 अप्रैल से जिस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए गए हैं उनको जो है वो कम किया जाएगा। और इस समझौते के तहत जो सामान यूएस चीन को भेजता है जिस पर 125% के टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें घटाकर 10% कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो सामान चीन यूएस को भेजता है जिस पर फ़िलहाल जो है 145% के टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें घटाकर जो है 30% कर दिया जाएगा अगले 90 दिनों के लिए। तो ये बड़ी बातें जो है इस समझौते से निकल कर आई है और आखिर में इन दोनों देशों को इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है अमाउंट ट्रेड में इन्वॉल्व है दोनों देशों को लेकर। और यूएस ये कहता भी रहा है कि चीन जो है हमें ज़्यादा सामान बेचता है अपना, तो टैरिफ्स का ज़्यादा नुकसान उन्हें होगा। और ये आप कह भी सकते हैं क्योंकि चीन से जो सामान यूएस भेजा गया था पिछले साल उसकी लागत लगभग $440 बिलियन की थी, यूएस का देखें तो वो $150 बिलियन की थी। तो अब ये क्यों झुके दोनों देश? क्योंकि बड़े रिटेलर्स वॉलमार्ट, टारगेट दोनों ने चेतावनी दी थी कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उनके दुकानों के जो शेल्व्स है वो खाली हो जाएंगे। यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ थी 2022 के बाद पहली बार नेगेटिव टेरिटरी में आई। चीन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी वो 16 महीनों में सबसे ज़्यादा घटी है। तो काफ़ी सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए थे और कंटेनर पोर्ट्स जो है यूएस में वहाँ पर भी एक्टिविटी जो है 2023 के बाद सबसे कम हुई थी। तो ये बड़े डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं। दोनों देशों में एक सहमति बनी है टैरिफ्स को कम करने की 90 दिनों के लिए। इक्विटीज़ के लिए पॉजिटिव, तेल के लिए पॉजिटिव, डॉलर के लिए पॉजिटिव, मगर सोने की कीमतों के लिए ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है।
चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है सामने, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज, भारत पाक के डीजीएमओ शाम 5 बजे बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। काफी अहम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संबोधन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बड़ी बातें देश और दुनिया के सामने रख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश देंगे। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, और हमारे साथ अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, एक बड़ा अपडेट ये है कि 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, अभी भी जानकारी यह है कि आज रात में 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। करीब 8 बजे का समय होगा जब ये संबोधित करेंगे। जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि किस मुद्दे पर संबोधित करेंगे इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पूरी तरह से ये समझा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर देश को संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद हम लोगों ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, भारतीय फौज ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बदले पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर कार्रवाई माना, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने हम पर जवाबी कार्रवाई की, उसका जिस तरीके से मुंह जवाब हमने दिया, इन सब का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री के संबोधन में निकलकर सामने आ सकता है। अब इस संबोधन में सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आ सकते हैं कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके उसको सबक सिखाया है, और इसकी डिटेल यहाँ पर निकल कर आएगी। और साथ ही साथ न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज भारत देना चाहता है, ये प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में बातें निकलकर सामने आ सकती है। वे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है उसके बाद से जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई हुई है, लगातार अलग अलग तरह के नैरेटिव, अलग अलग तरह के मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है। कई सारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में इन सारी बातों पर एक भारत का नैरेटिव क्या है, एक सफाई यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आज रात 8 बजे काफी महत्वपूर्ण इस मायने में साबित होने वाला है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हमले के जवाब में हम लोगों ने जवाब जो दिया है वो कितना सफल रहा, और ये सिर्फ पूरे देश के लिए, आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए और दुनिया भर में एक कड़ा संदेश देने के लिए कि हम आतंकवाद को अब किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन बाद, मतलब कह सकते हैं खत्म होने से एक दिन पहले, सीज फायर से ठीक पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर से फैसला लिया कि अब भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो ये एक कड़ा संदेश जो वहाँ से निकलकर सामने आया, उसके आगे की रणनीति, उसके आगे का संदेश इस प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में निकलकर सामने आ सकता है। दीपाली जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर, जिस तरह से पूरी जानकारी लक्ष्मण जी दे रहे थे कि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश देंगे। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मॉनसून की, जिसे लेकर आईएमडी ने खुशखबरी दी है। आईएमडी ने यह अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून सामान्य से 5 दिन पहले दस्तक दे सकता है। पूरी डिटेल्स बता रही हैं मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली, जहां तक मॉनसून की बात है, इस साल में हमने एक के बाद एक पॉजिटिव ही क्यूज आते हुए देखे हैं। और जो लेटेस्ट आईएमडी की तरफ से ओवर द वीकेंड आया है, उस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो ऑनसेट है मॉनसून का, जो कि केरला से शुरू होता है, वो 27 मई को इस बार हो सकता है। तो क्लियरली ये जल्दी है। हम इन एनी केस प्री मॉनसून शावर्स यहाँ पर अक्रॉस इंडिया देखते रहे हैं। अनयूजुअल है दिल्ली में इस तरह इस समय पे बारिश देखना, लेकिन ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र में और इवन साउथ इंडिया में यहाँ पर काफ़ी सारी बारिशें हैं जो कि आईएमडी मानता है प्री मॉनसून शावर्स हैं। आपको बता दें कि अगर आप पिछले 5 साल
साल में देखें और वो डेटा आपकी स्क्रीन पर है, हमने कभी भी 27 मई को यहाँ पर मानसून का ऑनसेट आता हुआ नहीं देखा। यानी कि इस बार ना सिर्फ मानसून अच्छा है बल्कि वो थोड़ा सा जल्दी भी है। और दोनों ही जो फोरकास्टर्स हैं, चाहे IMD है या फिर प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट है, दोनों का ही मानना है कि इस बार बारिश बेहतर हो सकती है। स्काईमेट ने 103% और IMD ने 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज यहाँ पर फोरकास्ट किया है। यानी कि नॉर्मल मानसून, अबव नॉर्मल मानसून की एक्सपेक्टेशन इस बार यहाँ पर जताई जा रही है। आपको याद दिला दें कि इस बार हम 105% की मानसून की बात कर रहे हैं। पिछले साल यानी कि 2024 में मानसून 108% था और 2023 में 94% था। यानी कि पिछले 2 साल भी हमने नॉर्मल और अबव नॉर्मल मानसून होता हुआ देखा है और इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बारिश अच्छी खासी रह सकती है। मानसून का ऑनसेट यहां पर जल्दी होने की उम्मीद है, लेकिन जून का महीना क्योंकि कंट्री कवर करने में लग जाता है तो बहुत ज्यादा बारिश की एक्सपेक्टेशन जून में नहीं है, लेकिन जुलाई एंड अगस्त यहां पे भरपूर बारिश वाले महीने रह सकते हैं। और माना यह भी जा रहा है IMD की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अक्रॉस इंडिया अच्छी खासी रेंज की इस बार एक्सपेक्टेशन है। यानी कि जहां तक क्लाइमेट चेंज है, खरीफ की बुआई है, GDP है, इन्फ्लेशन है, इन सभी तरीकों से यहां पर एक पॉजिटिव क्यू मॉनसून की तरफ से आता हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। विराट ने ये जानकारी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट पर दी है। और कैसा रहा विराट कोहली का टेस्ट कैरियर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। एक विराट टेस्ट कैरियर पर आज विराम लग गया और ये विराम लगाने वाला कोई और नहीं, खुद वो व्यक्ति है, किंग कोहली है, विराट कोहली हैं, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब वो रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। इन सफेद कपड़ों में अब वो नजर नहीं आएंगे टीम इंडिया के लिए खेलते हुए। खबरें ये भी हमने सुनी कि BCCI इन्होंने मनाने की कोशिश की कि अभी आप और खेलिए, लेकिन विराट शायद अपना मन बना चुके हैं। वेल, एक शानदार, एक विराट सफर जो हमने देखा इस महान खिलाड़ी का, एक नजर उस पर डालते हैं, फिर ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया। तो बहुत ही शानदार और विराट सफर ये रहा है विराट टेस्ट कैरियर। 123 मैच, उसमें 209 इनिंग्स और 9,230 रन का पहाड़। इस दौरान 30 सेंचुरीज लगाई, 31 हाफ सेंचुरीज उनके बल्ले से निकली और एवरेज शानदार 47 प्लस का एवरेज उन्होंने इस दौरान मेंटेन रखा। जरा इससे पता लगाइए उनके खेलने की स्टाइल। 1000 से ज्यादा चौके लगाए, सिर्फ 30 छक्के हैं, तो समझ सकते हैं किस क्लास के प्लेयर हैं जब वो टेस्ट खेलते हैं। टॉप स्कोर रहा 254 का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पुणे में ये इनिंग्स आई थी और क्या शानदार इनिंग थी, नॉट आउट रहे थे इसमें। एज अ कैप्टन भी विराट कोहली बहुत निखर कर आए। देखिए, टेस्ट में कैप्टन कोहली का रिकॉर्ड और चमकीला है। 68 मैच जिसमें से 40 में उन्होंने जीत हासिल की, ऑलमोस्ट 6000 के आसपास रन बना दिए, 54 का एवरेज यहां निकाला, लगभग 55 कह लीजिए उसे। 18 सेंचुरीज उनकी, माफ कीजिए 20 सेंचुरीज उनकी यहीं पर आई और 18 50s उन्होंने लगाई। मतलब जब वो कैप्टन थे तब शायद एक अलग जोश के साथ क्रिकेट खेलते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि किंग कोहली ने अब संन्यास का ऐलान कर दिया। अगर हम देखें पिछले 3-4 साल, 2020 से अब तक की बात करें, तो वो परफॉर्मेंस वैसी चमकीली नहीं रह गई थी। इस दौरान 2000 के आसपास रन बने हैं, एवरेज गिर के 30 के आसपास का आ गया, सिर्फ 3 सेंचुरीज उनके बल्ले से निकली है और कुछ और परेशानियां उनको आती रही, जहां पर उनकी जो एक चमक थी, धमक थी, वो शायद थोड़ी फीकी पड़ती हुई लग रही थी। लेकिन किंग कोहली कभी भी बाउंस बैक करते थे, पर अभी उनका खुद का निर्णय है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हाँ, वनडे क्रिकेट में उनका जलवा जारी रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।